अलग अलग टाइप का मार्केट होता है जिसमें हम लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिसमें से एक होता है तुम्हारा स्टॉक मार्केट, बहुत नामी है ये मार्केट ना, बहुत लोग जान रहे होंगे इसको, ठीक है। जिसमें हम लोग किस चीज को परचेज और सेल करते हैं? सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज यानी क्या? शेयर और डिवेंचर्स को, ठीक है। कौन सा मार्केट हो गया? इसको हम लोग कौन सा मार्केट बोलेंगे? स्टॉक मार्केट। दूसरे टाइप का मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट। कौन सा? कमोडिटी मार्केट, जिसमें हम लोग गोल्ड और सिल्वर को परचेज करते हैं, ठीक है। और तीसरे टाइप का मार्केट है मनी मार्केट। कौन सा? मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या होता है भाई? इसमें हम लोग विदेशी मुद्रा को, किस चीज को? विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन करेंसी को परचेज और सेल करते हैं। किस चीज को? फॉरेन करेंसी को, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है या चैप्टर है वो कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? विदेशी विनिमय दर। ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि $1 को खरीदने के लिए इंडियन रुपए का कितना रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग किस चीज में पढ़ते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है। और ये किस टाइप के मार्केट में आता है? मनी मार्केट में। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है मनी मार्केट। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है मनी मार्केट। ये 24 आवर काम करता है, 24 × 7, ठीक है। यानी सप्ताह के 7 दिन काम करता है और 24 घंटा काम करता है, ठीक है। बाकी और कोई मार्केट में ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। समझ में आया बात? दुनिया का सबसे बड़ा एस्टेब्लिश्ड मार्केट है। इस वजह से ऐसा बोला जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट, हमारा जो स्टॉक मार्केट है, अगर वो 1 महीने का ट्रेडिंग जितने रुपए का करेगा, 1 महीने में जितने रुपए का ट्रेडिंग करता है, मनी मार्केट उतना का ट्रेडिंग 1 दिन में करता है, ठीक है। ये 2 तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। हम लोग इसमें 2 तरीके से काम कर सकते हैं, चाहे तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस के रूप में, ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट के रूप में। समझ में आया? लॉन्ग टाइम के लिए खरीद लेंगे तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, तुरंत परचेज करेंगे, सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे तो हम लोग इसको बिजनेस बोलेंगे, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, कि ये फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो जितना सारा हमारे डोमेस्टिक करेंसी को छोड़ दो, ठीक है, अपना एगो करेंसी छोड़ दो, ठीक है, बाकी का जितना सारा करेंसी है उन सभी को क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। सुनते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी है। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज with a country, say India, refer to the stock of all foreign currencies with the RBI at a point of time. अगर हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इसका मतलब क्या है? किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी एक टाइम में इसके पास, आरबीआई के पास जितना सारा अलग अलग कंट्री का करेंसी एक टाइम में अवेलेबल है, जितने वैल्यू का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। इसके बाद वाला क्या है? अब है द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेजर द इंटायर स्टॉक इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बाय कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ द करेंसीज इनटू यूएस डॉलर। अब समझो इस बात को कि हम उस वैल्यू को जब हम लोग अंदाजा लगाएंगे या मेजर करेंगे, जब उसका गणना करेंगे कि टोटल कितने अमाउंट का करेंसी है हमारे पास, तो उसको हम लोग हमेशा किस चीज में बदल के करते हैं? यूएस डॉलर में, ठीक है। यानी अलग अलग टाइप का ढेर सारा फॉरेन करेंसी होगा हमारे पास, ठीक है, लेकिन उन सभी को हम लोग मेजर करेंगे किसके टर्म में? यूएस डॉलर के टर्म में। फिर बोलोगे ऐसा क्यों होता है भाई? यूएस डॉलर के टर्म में क्यों होता है? दुनिया भर में जितने का लोन लेता है लोग आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, उसमें से लगभग 39% का लोन डॉलर में होता है, यूएस डॉलर में, ठीक है। तो इसी से पता चलता है कि यूएस डॉलर का और उस देश का जो करेंसी है उसका क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, या उसका क्या वैल्यू। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि दुनिया का ज्यादा ट्रेडिंग किस चीज में? अमेरिकन डॉलर में, इस वजह से उसका वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक है। हम बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनली इसको यूज भी किया जाता है, इस वजह से। अब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग किसको बोलेंगे? किस चीज को? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? अब देखो, रेट कहने का मतलब है कि जितना हम लोगों को देना पड़ेगा एक विदेशी मुद्रा के बदले में, फॉरेन एक्सचेंज के बदले में, जितना हम लोग हमारा डोमेस्टिक करेंसी देंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी जैसे ये 83 के अप्रॉक्स है,
लगभग 83 रुपए के आसपास है। इसका मतलब यह है कि एक यूएस डॉलर के बदले में हम लोगों को कितना अपना डोमेस्टिक करेंसी देना पड़ेगा? 83 रुपए। एक एक सिक्का अगर 1 रुपए का देंगे तो कितना सिक्का देंगे? लगभग 83 सिक्का देंगे तो डॉलर का $1 मिलेगा। समझ में आया बात? अब देखो कि अगर जितना ज्यादा हमारा ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट जितना ज्यादा बढ़ेगा, डोमेस्टिक करेंसी के लिए वो उतना ज्यादा खराब है। डोमेस्टिक करेंसी के लिए वो चीज उतना ज्यादा खराब है, क्योंकि उसके बदले में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ऐसा कभी सुने हो कि विदेश में रह के वो इतना डॉलर कमा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ लोग रह के 50,000 कमा रहे हैं? ऐसा सुना होगा लोग, सुना होगा, ठीक है। और कभी कभी तुम्हारे घर पे आके कोई बोलेंगे मेरा जो फल्ला आदमी है वो मेरा विदेश में इतना पैसा कमा रहा है, यहाँ से 83 गुना ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, यहाँ से 83 गुना ज़्यादा नहीं है। यहाँ हम लोगों को एक चीज़ देखना होता है, PPP हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ इन चीज़ों को देखकर हम लोग समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि वो हमसे 83 गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पर चीज़ें भी महंगा होता है, वहाँ पर चीज़ भी महंगा होता है, वहाँ की चीज़ों को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा उसको डॉलर उसको पे करना पड़ता होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों से 83 गुना ज़्यादा अमीर है, ठीक है। हाँ, लेकिन 3-4 गुना अमीर ज़्यादा जरूर होगा। समझ के बात को? उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अमीर हम लोगों से ज़्यादा होगा जो वहाँ पर पैसा कमाएगा, तो ठीक है। रीजन क्या है इसका? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या है कि हम लोगों के यहाँ अगर ये मार्केट इतने में बिक रहा है, ठीक है, जितने में हम लोग खरीद रहे, तो वहां पर ये चीज भी महंगा होगा, ये चीज भी वहां पर महंगा होगा, ठीक है। चलो सुनो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है? अब आगे है द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर ए फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी जिस रेट पर हम हमारे फॉरेन करेंसी को बदल पाते हैं, मतलब हमारे डोमेस्टिक करेंसी को बदल लेते हैं किस चीज में? फॉरेन करेंसी में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे है इट इज अ प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग ए यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। ना, एक यूनिट को परचेज करने के लिए हम लोगों को जितना देना पड़ता है। एग्जाम्पल है, इफ 50 रुपीज आर टू बी पेड टू बाय $1 देन द एक्सचेंज रेट इज ₹50। एक $1 को खरीदने के लिए अगर 50 रुपए देना पड़ता है हम लोगों को, तो उसका एक्सचेंज रेट क्या होगा? 50, ठीक है। लेकिन अभी ये एक्सचेंज रेट कितना के आसपास है? 83, ठीक है। हाँ, अप्रोक्स 83 हम बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो अभी 83 है, भारत जिस टाइम में आजाद हुआ था उस टाइम में मात्र $1 $1 के बराबर था। $1 $1 के बराबर था। जितना सारा मुगल शासक आया, लूटा वो लोग भी, ठीक है। इसके बाद फिर देखो ये अंग्रेज लोग लूट के गए। दोनों से लुट जाने के बावजूद हम बोल रहे हैं कि $1 $1 के बराबर था, ठीक है। लेकिन शुरू में, सबसे शुरू में जान के इसको कम किया गया, सबसे शुरू में इसको जान के कम किया गया। और काम ये कम इस वजह से किया गया क्योंकि उस टाइम में भारत में अवेलेबिलिटी कम था चीजों का, ठीक है। टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी कम था, खाना पीना के सामान का अवेलेबिलिटी कम था, ठीक है। तो जान के इसको कम किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम टॉप पे था भारत जब आजाद हुआ था, तो ठीक है, सब चीज एकदम, भूखमरी एकदम टॉप पे था, खाने पीने के लिए सामान का अवेलेबिलिटी कम था। तो इन चीज को जान के कम किया गया ताकि विदेशी लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। जान के कम किया गया, ठीक है। अब उस टाइम जान के कम किया गया, अब उसके बाद जो है सो ऑटोमेटिक कम ही हुआ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भी ऐसा ढेर सारा रीजन रहा जिसके वजह से कम किया गया। ढेर सारा अलग अलग टाइम में हम लोग वार को झेले, ठीक है। दूसरे देश के साथ जब युद्ध हुआ तो उस टाइम में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ी विदेश से खरीदने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हमारा पैसा गया हमारे पास से और फॉरेन एक्सचेंज की कमी हुई हमारे पास, ठीक है। तो उसका डिमांड हमारे यहाँ बढ़ा, डिमांड हमारे यहाँ बढ़ा। और हम लोग जान रहे हैं कि जिस चीज का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होगा उसका रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अगर सारा चीज हम लोग खुद से बनाने लगे, विदेश से अगर हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत कम होगी। क्या? अगर फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत कम होगी तो रेट खुद से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
आगे है, thus the exchange rate expresses the ratio of exchange between the currencies of two countries. It is the price of a currency expressed in term of another currency. It is also called external value of the domestic currency. इसी exchange rate को हम लोग क्या बोलेंगे? External value of domestic currency. ठीक है, मतलब क्या है कि विदेशी मुद्रा के बदले में हम लोगों को जितना देना पड़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट। अब यहां से दो अलग अलग बात हम लोग पढ़ेंगे कि रेट को कैसे फिक्स्ड किया जाए, रेट को कैसे फिक्स्ड किया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि दो अलग अलग टाइप का एक्सचेंज रेट होता है। ठीक है, एक क्या है हमारा फ्लेक्सिबल और दूसरा क्या है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, exchange rate is broadly classified as flexible exchange rate and fixed exchange rate. Following is a brief description of both these two types. ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट अब क्या है पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहने का मतलब होता है जिसमें ऑटोमेटिक वो घटता रहे और ऑटोमेटिक वो बढ़ता रहे। ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करता है IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, कौन? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यहां से कंट्रोल किया जाता है किस चीज को? रेट के घटने और बढ़ने को। किस चीज के रेट के घटने और बढ़ने को? फॉरेन एक्सचेंज के रेट के घटने और बढ़ने को। हम अभी क्या बोले थे, तुम लोग ध्यान दिया था कि 24 आवर काम करता है ये चीज। कौन चीज? इंटरनेशनल मनी मार्केट। ठीक है, जो मनी मार्केट है वो 24 आवर उसमें काम चलता है, जिसमें देखो हम लोग आधा पृथ्वी जिस टाइम सो रहा होता है उस टाइम आधा पृथ्वी जग रहा होता है। क्या? जिस टाइम हमारा ट्रेडिंग बंद उस टाइम बाकी के आधा पृथ्वी का ट्रेडिंग स्टार्ट होता है या कर रहे होते हैं वो लोग, और जिस वजह से 24 आवर काम होता है। अब 24 आवर कोई ना कोई खरीद रहा है और कोई ना कोई बेच रहा है, तो डिमांड और सप्लाई में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे वैसे एक्सचेंज रेट बदलता रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। इस चीज को तुम फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर सिर्फ गूगल पे जाके सर्च मार लो तो देखोगे वहां पे जो ग्राफ है वो तुरंत चेंज हो रहा होता है। कभी घट रहा होता है, कभी बढ़ रहा होता है, घट रहा होता है, बढ़ रहा होता है, एकदम कंटिन्यूसली उसमें तुमको चेंज नजर आता रहेगा। ठीक है, और उसी चीज में हम लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, या लोग इन्वेस्टमेंट करता है। सबसे पहले है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किन चीजों पर डिपेंड करता है ये चीज? डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इस पर डिपेंडेंट होगा कौन सी? फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज। आगे है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट एज इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ये चीज अभी हम बताए थे, इंटरनेशनल मनी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही इस रेट को हम लोग फिक्स्ड करते हैं। किस चीज को? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, कि अभी रेट क्या होगा, अभी का रेट क्या है। ठीक है, the exchange rate at which demand for foreign currency is equal to its supply is called par rate of exchange और equilibrium rate of exchange। देखो, डिमांड और सप्लाई इन दोनों का अलग अलग हम लोग ग्राफ पढ़े हुए हैं। डिमांड नीचे की तरफ आता है और सप्लाई ऊपर की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। इस चीज को हम लोग पढ़े हुए। सप्लाई के बारे में हम लोग अपोजिट पढ़े थे। सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई के साथ। ठीक है, प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई के साथ, जिसमें प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ता है और प्राइस के घटने पर सप्लाई घटता है। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई एक पॉइंट तो होगा जिसमें डिमांड और सप्लाई क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। हम दुकान में जाते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, रेट कुछ और बताता है, हम लोग वहां खरीदने के लिए किसी और रेट पर तैयार होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि वो सप्लाई करने के लिए मान चलो 1000 के रेट पर तैयार है, जींस खरीदने जा रहे हैं 1000 के रेट पर वो बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको 800 में ही खरीदने वाले हैं, 800 से ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर बोलता है कसम खा के आया क्या? ठीक है भाई, कसम है सही। फिर हम लोग निकल जाते हैं दुकान से, आ जाओ 900 ले लो, 900 सुबह सुबह बोनी का टाइम। फिर हम लोग बोलते हैं, फिर वहीं रोडे पर से बोल रहे हैं 850 से ज्यादा नहीं 850 से ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर वो बोलता है ओ बोनी का टाइम है इसीलिए दे रहे, नहीं तो दूसरे टाइम तो नहीं देते। ठीक है, फिर 850 में हम लोग खरीद लिए, तो इसका मतलब है कि 850 में हम लोग डिमांड भी हमारा और 850 में उसका सप्लाई भी। ठीक है, तो जिस रेट पर डिमांड और सप्लाई बराबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर पार रेट ऑफ
एक्सचेंज। ठीक है, तो मनी का यानी फॉरेन एक्सचेंज का जिस रेट पर दोनों बराबर हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या फिर पार रेट ऑफ एक्सचेंज। चलो इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, किस चीज को, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज को। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज are the two basic determinants of flexible exchange rate. Following is a brief description of both these determinants. ठीक है, पर देखो दो चीजों पर ध्यान रखना होगा हम लोगों को। किन चीजों पर, एक है डिमांड और दूसरा क्या है, सप्लाई। इस चीज को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे किस चीज के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ हम लोग पहले से जान रहे हैं, गुड्स का डिमांड और सर्विसेज का डिमांड। ठीक है, अब उसी तरीके से किसी भी चीज का डिमांड होगा तो ग्राफ इसका सेम बनेगा। ये रहा हमारा डिमांड का ग्राफ। क्या डिमांड का ये ग्राफ क्या बताता है भाई, कि इस प्राइस पर इतने का डिमांड है। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस कम हो जा रहा है तो डिमांड हमारा इंक्रीज हो जा रहा है। नहीं, पहले यहां था ना हमारा डिमांड। ठीक है, ये यूनिट हो गया, या हम लोग इसमें फॉरेन एक्सचेंज को रख लेंगे और इसमें हम लोग प्राइस को रख लेंगे। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं भाई, कि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी समझ रहे हैं कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो फिर डिमांड हमारा घटेगा। ठीक है, अपोजिट रिलेशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में। ये हो गया हमारा डिमांड का कर्व। अगर हम लोग इसी चीज को सप्लाई के कर्व पर ले जाकर देखें, सप्लाई कौन करता है, या तो प्रोड्यूसर। ठीक है, जिसके पास वो सामान है वही चीज ना सप्लाई करेगा, वही ना सप्लाई करेगा। क्या, तो ये हमारे सप्लाई का कर्व होता है। सप्लाई का कर्व किधर के तरफ, अपवार्ड यानी ऊपर के तरफ। ठीक है, ये क्या बताता है कि कम कीमत पर कम सप्लाई, कम कीमत पर कम सप्लाई। प्रोड्यूसर सोचो ना, दुकानदार क्या सोचेगा, प्रिंस तुम क्या सोचोगे, कम कीमत पर ज्यादा बेचना या ज्यादा कीमत पर ज्यादा बेचना? ज्यादा कीमत पर इसलिए ज्यादा बेचना क्योंकि ज्यादा कीमत पर ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अब मान के चलो कि किसी चीज का कीमत तुम्हारा 5 रुपए है और कोई 6 रुपया देने के लिए तैयार है, तो तुम क्या करोगे, उसको ज्यादा से ज्यादा देकर बेच लोगे या कम से कम दोगे? कम दोगे कि ज्यादा? ज्यादा देंगे। 6 रुपया दे रहे हैं ना, 6 रुपया दे रहे हैं, मतलब ज्यादा प्राइस पर हम लोग क्या चाहेंगे। अब जरा सोचो ना, हम यहाँ 5,000 के फी पर ज्यादा पढ़ाना चाहेंगे कि 10,000 के फी पर ज्यादा पढ़ाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे ना कि 10,000 का फी वाला बिहार बोर्ड का बच्चा हो 10,000 दे। हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। यही बात होता है, सप्लायर क्या चाहता है, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सप्लाई। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो इसीलिए तो तोल मोल करता है ना हम लोगों के पास आके ना, वो क्या चाहता है कि कम कीमत पर उसको ज्यादा मिले। ठीक है, तो ये हो गया उसके, इस वजह से प्राइस के साथ उल्टा रिलेशन था और यहाँ प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ा। ठीक है, प्राइस के घटने पर सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई का जो फोर्स है वो चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, किसी भी चीज के बारे में हम लोग जो हमारा वस्तुओं को खरीदते हैं, कमोडिटीज को हम लोग खरीदते हैं, उसमें भी होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी ये काम करता है और मनी मार्केट में भी ये चीज काम करता है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो, ये हमारा सप्लाई का कर्व है। ठीक है, अब देखो हम अभी बता रहे थे कि जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वहां उस रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जहां पर कौन कौन बराबर हो जाए, डिमांड और सप्लाई। तो यानी अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीजों को दिखा देंगे। ये हमारा किस चीज का ग्राफ है, डिमांड का, और ये हमारा किस चीज का ग्राफ है, सप्लाई का। तो ये दोनों इस पॉइंट पर तो बराबर है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर बराबर हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हाँ, या इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ये हमारा कहलाएगा, मान लो कि ये 50 है अभी, तो 50 हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कौन कौन, डिमांड और सप्लाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, हालांकि हम पहले से ही बता चुके हैं। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज ऑकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ये डिमांड और ये सप्लाई दोनों इस रेट पर इक्वल हुआ, जिस रेट पर इक्वल हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार रेट ऑफ एक्सचेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफ के जस्ट बाद हम लोग फिर आते हैं नीचे अब। ठीक है,
इम्पैक्ट ऑफ चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर डिमांड बढ़ जाए या डिमांड घट जाए, सप्लाई बढ़े या सप्लाई घटे, तो उसका इस पार रेट ऑफ एक्सचेंज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डिमांड के बढ़ जाने से या डिमांड के घट जाने से, और फिर इसी के अपोजिट में क्या, सप्लाई के बढ़ जाने से और सप्लाई के घट जाने से क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले है इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन मोर ऑफ इट इज डिमांडेड। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी का डिमांड बढ़ जाना, हमको ज्यादा चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि हम लोग इंपोर्ट इस बार ज्यादा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ज्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं ज्यादा, तो हम लोगों को ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी। या हमारे लोग जो यहां से टूरिज्म के लिए विदेश जाने वाले हैं घूमने के लिए, अब वहां जाएंगे तो भाई उनको खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहां से आएगा? देश में रहेगा तभी तो। ठीक है, लोग यहां से एक्सचेंज करवा के तब जाएगा, है, तो फिर उसके लिए हम लोगों को पैसा चाहिए होगा। मतलब इस बार हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करवाने वाले हैं, या हमको किसी को दान देना है, ये भी हमको किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए भी डिफरेंट टाइप का कारण हो सकता है जिसके लिए हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। ठीक है, अब आगे समझो क्या है भाई। तो अगर इंक्रीज हो जाता है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सेकंड, इसके बाद क्या है? डिक्रीज इन डिमांड फॉरेन करेंसी ऑकर्स व्हेन लेस ऑफ इट इज डिमांडेड एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, यानी कि एक्सचेंज रेट, यानी उसी एक्सचेंज रेट पर अगर उसका डिमांड क्या हो गया है? कम हो गया है। ठीक है, डिक्रीज हो गया है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Likewise, increase in supply of a foreign currency occurs when more of it is supplied at its existing price, यानी उसी प्राइस पर, इसी 50 रुपीज पर अगर इसका सप्लाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। प्राइस वही है लेकिन उसका सप्लाई क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है, और डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है कि सेम प्राइस पर उसका सप्लाई क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। ठीक है, इसका इंपैक्ट अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। Let us examine the impact of these four situations on the equilibrium exchange rate. As a reference, let us consider the exchange rate between US dollar and Indian rupee. ठीक है, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वो किन दोनों चीजों को लेकर पढ़ेंगे? US डॉलर और इंडियन रूपी को लेकर। ठीक है, अब सबसे पहले बढ़ते हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी। किस चीज का बढ़ जाना? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड का क्या हो जाना? बढ़ जाना। ठीक है, या डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सबसे पहले समझो कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिमांड का क्या हो जाना? बढ़ जाना, और सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट अभी नहीं पड़ा हुआ है। सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया? डिमांड बढ़ गया। ठीक है, तो डिमांड के बढ़ जाने का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसको हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा इनिशियल एक सप्लाई का कर्व है, ये हमारा सप्लाई है और ये पहले से हमारा डिमांड था। ठीक है, जिसको हम लोग डी बोल रहे हैं, ये हमारा सप्लाई का कर्व है। अब अगर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड अगर क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो डिमांड का कर्व क्या होता है? राइट वर्ड शिफ्ट होता है, आगे की तरफ शिफ्ट होगा। डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो ये हमारा डिमांड बढ़ गया। ठीक है, अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ा भाई? तो पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो यहां था, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट अब यहां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो जो पहले 50 था वो अब 55, 65, 75 हो गया, इंक्रीज हो गया नहीं? तो इस वजह से अब जबकि हम लोगों को एक US डॉलर के बदले में हम लोगों को कितना देना पड़ता था? 50 रुपीज। कितना देना पड़ता था? 50 रुपीज। अब उसी एक डॉलर के बदले में हम लोगों को कितना देना पड़ रहा है? 55 रुपीज। रीजन क्या रह गया इसका? डिमांड का इंक्रीज हो जाना और सप्लाई इंक्रीज नहीं हुआ। बेचने वाले लोग तैयार नहीं है, जितने पहले था से सप्लाई के लिए उतना ही है, लेकिन हमारे यहाँ जरूरत उसका बढ़ गया फॉरेन एक्सचेंज का, जिस वजह से रेट इसका क्या हो गया? 50 के बदले अब हम लोगों को कितना देना पड़ेगा? 55। यानी फॉरेन करेंसी उसमें इंटरनेशनल मनी मार्केट में हमारे रुपए का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। समझ में आया बात? क्योंकि हम लोगों को कितना देना पड़ रहा है? 55, 5 रुपया आप ज्यादा देना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डोमेस्टिक करेंसी के इस चीज के बाद, डिप्रिसिएशन के बाद।
दूसरा वाला टर्म है अब इसमें इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमारा डिमांड क्या हो जाए, घट जाए, डिक्रीज हो जाए। सप्लाई पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ हमारा क्या घट गया है, डिमांड घट गया। तो इसके अपोजिट होगा भाई, पहले राइट वार्ड शिफ्ट हुआ था, अब लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा हमारा, यहां हो जाएगा ये चीज, इधर इंक्रीज हुआ था, डिक्रीज हो गया डिमांड, अब जिस वजह से यहां आ जाएगा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर यहां आया तो मान लो कि अब हम लोगों को कितना पे करना पड़ रहा है, 45। तो अब $1 के लिए कितना पे करना पड़ेगा हम लोगों को, 45 रुपीज। 45 रुपीज अगर पे करना पड़ा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन के अपोजिट एप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, चलो याद हो गया। चलो अब आगे है, सप्लाई को हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग डिमांड को रखेंगे फिक्स्ड, डिमांड में कोई चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में चेंज करेंगे, अब सप्लाई में चेंज करेंगे। ठीक है, यहां देखो ये हमारा सप्लाई का कर्व है, ये हमारा डिमांड का कर्व है। इस डिमांड के कर्व को हम लोग अब कर देते हैं फिक्स्ड, डिमांड को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, सप्लाई को बस चेंज करना है। ठीक है, सप्लाई चेंज करेंगे, सप्लाई अगर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, सप्लाई घटेगा तो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इसको समझ रहे हो, इसमें तो समझ में आ गया था ना। पार रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, 50 था। अब सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, अब देखो डिमांड में कोई चेंज नहीं, डिमांड का एक ही लाइन है, ये हमारा सप्लाई का दूसरा लाइन आया, सप्लाई इंक्रीज हुआ। अब देखो सप्लाई के इंक्रीज होने से एक्सचेंज रेट क्या हो गया, कम हो गया। सप्लाई अगर बढ़ेगा, सोचो ना जरा, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है किसी चीज का, डिमांड है ही नहीं, लोग पूछ ही नहीं रहा उस चीज को, रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सप्लाई है, चीजें हैं बिक्री के लिए, लेकिन कस्टमर का अभाव है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टॉक को निकालने के लिए उसका रेट क्या करेंगे, कम करना होगा, रेट उसका खुद से घट जाएगा। यही बात होता है फॉरेन एक्सचेंज में भी, भाई सप्लाई अगर बढ़ेगा तो रेट इसका घटेगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट, अगर सप्लाई क्या हो जाए, घट जाए। ठीक है, डिमांड है चीजों का, लेकिन सप्लाई क्या हो गया, घट गया। अब अगर सप्लाई घटेगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और इसको हम लोग S2 बना लेते हैं। ये सप्लाई इंक्रीज हुआ था आगे की तरफ, ठीक है, अभी सप्लाई डिक्रीज हो गया। ठीक है, सप्लाई अब अगर डिक्रीज हो गया तो ये डिमांड का कर्व और ये सप्लाई का कर्व यहां मिल रहा है ना दोनों। देखो अब इसके वजह से क्या हो जा रहा है, हमारा रेट बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये नीचे हम इसको 45 बना लें और ऊपर हम इसको 55 बना लें। चलो बात समझ में आया। ठीक है, तो जब इंक्रीज होगा तो इसको डिप्रिसिएशन बोलेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग एप्रिसिएशन बोलेंगे। ठीक है भाई, क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज, उल्टा समझना है हम लोगों को। देखो एप्रिसिएशन तब बोलेंगे जब कम रुपया लग रहा है हम लोगों को डॉलर के बदले में, तो एप्रिसिएशन हुआ, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा हुआ, किसका, डोमेस्टिक करेंसी का। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन है तो हम लोगों को देना ज्यादा पड़ेगा, इसका मतलब है कि वैल्यू कम हो गया डोमेस्टिक करेंसी का। बात समझ में आया, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ठीक है, कल हम बता देंगे इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक।